हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जिस चैप्टर पे हम लोग पहुंचे हैं अभी और जिसकी हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 41, दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज़। बात करेंगे हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ होती क्या है, और हम यहाँ पर हमको बताना चाहूँगा मैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है, एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं इनकी, उससे क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 40 चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं डिटेल में, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी चैनल्स पे मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी करके प्लेलिस्ट है, वो आप रिफ़र कर सकते हैं 1 to 40 के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, जो कि हमारा 41 चैप्टर्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब क्या होता है और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है। यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब क्या होता है, देखिए हम जब बात करते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई है। एक तो है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, दूसरी है टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी, और तीसरी है एक्वायर्ड टेरिटरी। स्टेट के बारे में हम सभी जानते हैं, जो 28 स्टेट है प्रेजेंटली। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती है, जो कि क्या करते हैं, स्टेट जो है ये फेडरल रिलेशन रखते हैं विद द स्टेट। इनके पास सर्टेन पावर होती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बोलते हैं। स्टेट के पास अपनी पावर होती है, सेंटर के पास अपनी पावर होती है। बट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ ये क्या होती है, ये यूनियन की यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेरिटरी होती है। स्टेट की तरह ये फेडरल रिलेशन सेंटर के साथ नहीं रखती है। यूनियन गवर्नमेंट है जो उस पर क्या करती है, फुल्ली कंट्रोल करती है। आज प्रेजेंटली 8 यूनियन टेरिटरीज़ हमने को देखने को मिलती है। और एक्वायर टेरिटरीज़ की बात करते हैं तो बाहर से जो टेरिटरीज़ हमने एक्वायर की है, टाइम टू टाइम अलग अलग टेरिटरीज़ की थी हमने, जैसे कि गोवा आ गया, दीव एंड दमन, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, ये सब एक्वायर टेरिटरीज़ हैं। बट प्रेजेंटली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरीज़ आर द टेरिटरीज़ ऑफ द यूनियन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर आती है। ठीक है, और इनके साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी के साथ ये पावर का कॉन्सेप्ट शेयर नहीं करते हैं। और यूनियन टेरिटरीज़ को अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, तो इसको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज़ भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, और फेडरलिज्म ऑफ इंडिया के अंदर ये कहीं ना कहीं यूनिटरी बायसनेस की और हम लोग बोल सकते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो फेडरल फीचर्स के खिलाफ एक फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं। ये हम लोग बात करेंगे क्यों यूनियन टेरिटरी भाई एस्टेब्लिश की जाती है, क्या ज़रूरत है, जब स्टेट है तो सबको स्टेट ही बनाओ, क्यों यूनियन टेरिटरीज बना रहे हो, तो उसके रीज़न की भी हम लोग बात करेंगे। सर्टेन रीजंस हैं उसके पीछे। ये 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है प्रेजेंटली, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलती है, देन लद्दाख, देन दिल्ली, चंडीगढ़, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जनरली, उसके ऊपर 4 यूनियन टेरिटरी ऐसे हम याद रख सकते, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जनरली 4 यूनियन टेरिटरी है। पहला दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली, जिसको मर्ज किया गया था, 2 पहले यूनियन टेरिटरीज थी, दोनों को मर्ज किया गया। देन लक्षद्वीप आइलैंड्स, देन अंडमान निकोबार आइलैंड, देन पुडुचेरी। ये टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन टेरिटरी प्रेजेंटली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आर्टिकल 1 जो है 3 टाइप की टेरिटरी की बात करता है, उनमें से 1 टाइप है वो यूनियन टेरिटरीज भी है, जिसके बारे में हमने बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया फ्रॉम द पास्ट। देखिए, जब था ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे, तब इन लोगों ने क्या किया था, सर्टेन एरियाज़ जो थे उनको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था। अराउंड 1874 के ड्यूरेशन में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था सर्टेन एरिया को, ये ब्रिटिश रूल के दौरान। ठीक है, आगे चल के ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने चीफ कमिश्नर प्रोविंस नाम दिया कि भाई ये जो प्रोविंसेस होगी वो चीफ कमिश्नर्स की होगी। तो ये चीज़ें बिफोर इंडिपेंडेंट देखने को मिली, पर जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं 1947 के अंदर, तो आप सभी को पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हमने देखा था ये पॉलिटी के, कि भाई ABCD 4 करके क्या थे, अलग अलग पार्ट ऑफ द स्टेट थे, जिसमें से पार्ट C था। ठीक है, एंड पार्ट D, ये 2 पार्ट जो थे उसके अंदर क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई थी। इन टेरिटरीज़ को पार्ट C और पार्ट D में रखा गया था। अंडमान एंड निकोबार बातें करते हैं हम लोग, बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। फिर जब 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब क्या किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, अलॉन्ग विद दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1957-56 के अंदर। उसके अंदर क्या किया गया, कुछ ऐसी टेरिटरीज़ है जिनको यूनियन टेरिटरी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, कुछ ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो ये यूनियन टेरिटरी को टाइम टू टाइम क्या स्टेट का भी दर्जा दिया जा चुका है, यानी यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड करके इनको स्टेट का भी दर्जा दिया जा चुका है, यानी प्रेजेंटली ये लोग कुछ स्टेट्स भी हैं।
कुछ ऐसे स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, ये कुछ पहले यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। फिर टाइम टू टाइम क्या है, डिमांड उठी और इनकी अंदर जो पॉपुलेशंस हैं उनके भी रिप्रेजेंटेशन की बात चलने लगी, तो इनको यूनियन टेरिटरी से इन सभी को क्या है, स्टेटहुड का दर्जा भी दिया गया था। कुछ ऐसी एक्वायर टेरिटरीज़ है जो हमने टाइम टू टाइम एक्वायर की है फ्रॉम द पोर्टुगीज़ से हमने जनरली क्या है, गोवा, दीव एंड दमन, दादर नगर हवेली, ये एक्वायर किया था। देन फ्रेंच से हम लोगों ने पुडुचेरी, जिसको आज हम पहले पौंडीचेरी बोलते थे टिल 2006, फिर 2006 के बाद इसको पुडुचेरी बोलने लगे। तो ये कुछ एक्वायर टेरिटरीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ब्रिटिश 1874 में हम बोल सकते हैं इसको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, जिनकी चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोला गया इनको। आफ्टर इंडिपेंडेंट पार्ट सी और डी के अंदर रखा गया। देन फाइनली 1956 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7th नंबर का लाया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें यूनियन टेरिटरी एस्टेब्लाइज की। कुछ ऐसी हैं जिनको टाइम टू टाइम स्टेट से यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा भी दिया गया। ये वो टेरिटरी हिमाचल, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, गोवा, ये सब हैं। और कुछ ऐसी है जो प्रेजेंटली भी यूनियन टेरिटरी है, वो ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, अब जो प्रेजेंटली हमें 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है वो कौन कौन से ड्यूरेशंस के अंदर एस्टेब्लाइज की गई। तो सबसे पहले याद रखना, अंडमान एंड निकोबार 1956 के अंदर, देन दिल्ली भी 1956, लक्षद्वीप 1956, यानी 3 यूनियन टेरिटरीज 1956 की। देन पुडुचेरी 1962, चंडीगढ़ 66, जम्मू कश्मीर 2009, लद्दाख 2019, जम्मू कश्मीर 2019, और रिसेंट दीव एंड दमन, दादर नगर हवेली को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया इन द ईयर ऑफ 2020। यानी ये सब अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ है जो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या की गई थी, सेटअप की गई थी, जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सी यूनियन टेरिटरी कब सेटअप की गई थी। ठीक है, जनरली हम बात करते हैं 1973 तक, जो लक्षद्वीप अभी हम जिसको प्रेजेंटली लक्षद्वीप बोल रहे हैं ये वाला। ठीक है, 1973 से पहले इसका नाम जो है वो लकाडियो, मिनिकोय एंड द अमीनदीव आइलैंड किया गया था। फिर 1973 के बाद इसको सबको मर्ज करके इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। 1992 तक दिल्ली कहा जाता था उसको, फिर 1992 के अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का नाम दिया गया। सेम पुडुचेरी के लिए 2006 तक इसको पौंडीचेरी बोलते थे, 2006 के बाद उसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया। तो ये भी एक बेसिक सी डिटेल है जो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरी है क्यों बनाई गई, रीज़न क्या है, स्टेट ही क्यों नहीं कर दिया इनको, क्या क्या ऐसे रीज़न रहे हैं जिसके कारण इनको यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो बनाया गया। देखिए, सबसे पहले आते हैं कुछ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। भाई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये एरियाज़। फॉर एग्जांपल इसके बेस पे जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली तो क्या नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर का उसमें रोल होना चाहिए। चंडीगढ़ भी उसके आसपास ही देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में। देन कुछ ऐसी रीज़न होते हैं जिनमें कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस देखने को मिलती है, इसीलिए उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, जैसे कि दीव दमन, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, दीव, ये सारी चीज़ें। देन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है कुछ लोकेशन जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जो कि इंडियन ओशंस के अंदर हमारी निगरानी रखने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट और केयर दिया जाता है कुछ बैकवर्ड और ट्राइबल पीपल्स को, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो हैं जो कि लेटर ऑन स्टेट्स भी बने। बट ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, रीज़न होते हैं जिसके बेस पे क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को बनाया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि 2019 के अंदर क्या किया, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, एक तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। ठीक है, किस तरीके से, तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर जिसको बोला गया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ 2019। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिए भाई 2019 में क्यों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 बारफरगेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2019 में बिल प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, उसके रीज़न उन्होंने बताया भाई देखो, एक तो लद्दाख के जो पीपल्स हैं, लद्दाख का एरियाज़ जो है वो क्या बड़ा है, वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेशन है, यानी दूर दूर थी। और दूसरा, लद्दाख के लोगों की कब से ही डिमांड थी कि भाई उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, स्टेटस दिया जाए, ताकि वो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, इसीलिए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया विदाउट लेजिस्लेशन, यानी लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो क्यों यूनियन टेरिटरी के अंदर उसको स्टेटस दिया गया, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता था। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जम्मू एंड कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया फ्रॉम द स्टेट।
और बट उनको एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनकी कंटिन्यू रखने दी गई, बल्कि लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। फिर फाइनली तो हमें पता है 2020 के अंदर दीव दमन एंड दादर नगर हवेली को मर्ज किया गया। पहले क्या हुआ करता था, दीव एंड दमन अलग थे, जो 1962 में दीव दमन बनाए गए थे, दादर एंड नगर हवेली 1961 में बनाए गए थे। दोनों को एक साथ मर्ज किया गया 2020 में और एक यूनियन टेरिटरी कर दिया दीव एंड दमन दादर नगर एंड हवेली, जिसके कारण हमारे क्या हुए, प्रेजेंटली 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो चुकी है। जब ये दीव दमन दादर नगर हवेली जो है गवर्नमेंट ने बनाया तो क्या क्या रीज़न दिए पार्लियामेंट में कि भाई क्यों मर्ज कर रहे हो ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ को। तो उन्होंने बोला पहली तो चीज़ क्या है, ये जो दोनों रीज़न हैं दीव दमन दादर नगर हवेली, ये बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो दोनों के अंदर बहुत ही कॉमन है। इनकी हिस्ट्री, इनकी लैंग्वेज, इनके कल्चर क्या है, बहुत ही मिलते जुलते हैं, इसीलिए हम इनको मर्ज कर देते हैं। इनके अंदर जो पॉलिसीज़ अंदर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं अलग अलग सेक्टर्स की, वो भी क्या है, सिमिलर है, पर दो लेवल, दो यानी कि यहाँ भी जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सिमिलर है दीव एंड दमन की और दादर एंड नगर हवेली के। तो क्यों ना इसको मर्ज कर दिया जाए एक साथ, तो वही चीज़ें की। इसके अलावा 2 सेक्रेटरिएट है जो पैरेलली काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अलग से बनाया गया इन दोनों के अंदर, मैन पावर भी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के। इसके अलावा मैन पावर जो है वो क्या करते हैं, पहले कुछ दिनों तक यहाँ पे सर्विस दिया, फिर कुछ दिनों बाद दादर नगर हवेली पे, पहले दीव एंड दमन पे कुछ टाइम तक मैन पावर है वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन्होंने दीव एंड दमन पे दिया, फिर जाके कुछ दिन यहाँ पे, यानी कि उस 3 दिन यहाँ पे, लेट से 3 दिन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 3 दिन है, जैसे कि मंडे से लेके लेट से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक यहाँ पे सर्विस दी, उसके बाद यहाँ चले गए, फिर बाकी के दिनों यहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे सर्विस मिलेगी। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो हो रहा था, लैक ऑफ मैन पावर देखने को मिलते थे, उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मर्ज किया गया। बहुत सारे ऐसे इनएफिशिएंसीज देखने को मिल रही थी, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा भी क्या होता, अननेसेसरी यहाँ पे खर्चा भी देखने को मिल रहा था, गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन था। ये सारी चीज़ों को चलते चलते क्या, और गवर्नमेंट का एक अपनी पॉलिसीज़ भी हैं भाई, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रख के, और वहाँ की पॉपुलेशन भी लिमिटेड थी, इन सभी कारणों के चलते क्या किया गया 2020 के अंदर दीव एंड दमन दादर नगर हवेली को मर्ज किया गया। गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज़। देखिए यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 241 of the part 8 of the constitution talks about these union territories। constitutional authority है union territory, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में लिखा गया है पार्ट 8 और आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 241 जो कि यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं। बट याद रखना ये जितनी भी यूनियन टेरिटरी है टोटल 8, इनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो इक्वली या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। किसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, किसी में एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी में हाई कमीशंस हैं, किसी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट है, किसी यूनियन टेरिटरी में कुछ डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अनलाइक स्टेट जहाँ पे मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, हर एक यूनियन टेरिटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब क्या एक्चुअल में प्रेसिडेंट करते हैं उनको? नहीं, वो क्या करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं इन यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। इन एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोला जाता है, एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। ये एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं इन यूनियन टेरिटरी को टेक केयर करने के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। जैसे कि गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, तो ये क्या है, जस्ट एजेंट है प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट जैसा इनको बोलेंगे वैसा काम करते हैं। कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कुछ ऐसी है जिसमें चीफ कमिश्नर है, कुछ ऐसी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें हम, तो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो जनरली हम देखेंगे दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है। ये कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हुए, गवर्न करते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि जब हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर जैसे चंडीगढ़ है, दादर एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नेंस करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा प्रेसिडेंट याद रखना सिर्फ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू ही गवर्न नहीं करवाते इन यूनियन टेरिटरी को। अगर प्रेसिडेंट को लगता है
कि भाई आसपास के जो स्टेट के गवर्नर हैं उनको भी पावर या उनको भी एलजी बना दें या एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, तो वो भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, पास की जो यूनियन टेरिटरी है उसको गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं। बट अगर लेट से, अगर जैसे कि ये क्या है, केरला के गवर्नर है, उनको बोला भाई लक्षद्वीप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो यहाँ पे केरला क्योंकि स्टेट है तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी गवर्नर को इन केस ऑफ केरला। पर लक्षद्वीप के लिए ऐसा नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, आउट ऑफ दिस 8 यूनियन टेरिटरीज there are 3 union territories which have their own legislature। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की बात करें, पुडुचेरी की बात करें और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना लेजिस्लेचर भी देखने को मिलता है, ठीक है। पुडुचेरी की बात करें 1963, दिल्ली की बात करें 1992 के अंदर, और जम्मू एंड कश्मीर तो 2019 के अंदर जो किया गया हमें पता है। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या देखने को मिलता है, उनका खुद का अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। और रिमेनिंग जो हमें यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है वहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके के लेजिस्लेचर जो इनमें है इस तरीके का प्रिवेल नहीं है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या करती है, गवर्न करती है थ्रू द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब हम बात करते हैं लॉ बनाने के लिए तो पार्लियामेंट के पास पावर देखने को मिलती है कि वो क्या कर सकती है, इन यूनियन टेरिटरीज़ के लिए स्टेट लिस्ट हो, यूनियन लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, उसमें क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। यानी कि पार्लियामेंट इन तीनों लिस्ट के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। किसके लिए, इन तीनों को छोड़ के। बट इन तीनों को छोड़ के जो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, 5 to 6, उनके लिए तो ये तीनों पे लेजिस्लेट कर ही सकती है पार्लियामेंट। बट इनके अंदर भी याद रखना, पार्लियामेंट की पावर इन तीनों लेजिस्लेचर्स के लिए भी एक्सटेंड हो सकती है। यानी कि इन तीनों यूनियन टेरिटरी के अंदर ऑल दो लेजिस्लेचर हैं बट फिर भी पार्लियामेंट इनके स्टेट सब्जेक्ट या कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, ठीक है, याद रखना है हमको। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेजिस्लेचर पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट रिमेन द अनअफेक्टेड इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लोकल लेजिस्लेचर। भले इनमें लोकल लेजिस्लेचर है फिर भी पार्लियामेंट जो है उसकी लेजिस्लेट करने की यानी कि लॉ बनाने की पावर जो है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी पार्लियामेंट भी इनके लिए लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं पुडुचेरी की, यानी कि सेकेंड वाले की जब हम बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के लिए जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी क्या कर सकती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। और पुडुचेरी तो कर ही सकती है, साथ में पार्लियामेंट भी लेजिस्लेट कर सकती है। सेम दिल्ली के लिए भी, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। बट स्टेट लिस्ट के अंदर जो दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, स्टेट लिस्ट के अंदर जनरली जो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है और लैंड है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली पार्लियामेंट ही क्या करेगी, लेजिस्लेट करेगी। भले ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है दिल्ली के अगेंस्ट में, फिर भी पार्लियामेंट इसको लेजिस्लेट करती है क्योंकि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है। वहाँ की पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर दी गई है, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर तो पावर है ही पार्लियामेंट के पास और स्टेट के पास भी पावर है। बट जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी स्टेट लिस्ट के अंदर और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उस पर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। बट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, जम्मू कश्मीर में याद रखना पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास स्पेसिफिक है। यानी दिल्ली के लिए पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है जो स्पेसिफिकली, भले ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है दोनों सब्जेक्ट, फिर भी पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है इनके लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके अलावा देखिए जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इन यूनियन टेरिटरीज़ हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली एंड दीव दमन है, ठीक है, लद्दाख है, इन सभी के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीस एस्टेब्लाइज करने के लिए, यहाँ की प्रोग्रेस करने के लिए, गुड गवर्नेंस करने के लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट इन केस ऑफ अ पुडुचेरी, President can also legislate by making the regulations but only when the assembly suspend or dissolve। पुडुचेरी के लिए अगर असेंबली है वहाँ की, हम देख चुके हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो इनके असेंबलीज हैं, अपनी लेजिस्लेचर्स हैं, वो सस्पेंड है, तब इनके लिए भी रेगुलेशन प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं
कि भाई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलती है इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरीज़। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो क्या है, हाई कोर्ट भी एस्टेब्लाइज कर सकती है इन यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, या फिर जो पास के कोई स्टेट हैं तो उनको भी पावर दे सकती है कि वो क्या करें, उन हाई कोर्ट्स की पावर है कि वो पर्टिकुलर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके अंडर आ जाए। फॉर एग्जांपल केरला के पास में लक्षद्वीप, तो केरला हाई कोर्ट है, उसकी पावर है कि वो क्या है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी को भी ले क्या कर सकती है, जुरिस्डिक्शन उसका उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो पार्लियामेंट के ऊपर ये सारी पावर देखने को मिलती है, ठीक है। और याद रखना कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना सेपरेट हाई कोर्ट है, यस, दिल्ली इज़ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, या दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी, ओनली यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट है, खुद का एक, याद रखना पुडुचेरी के पास नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के पास है, पर वो इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो लद्दाख के लिए भी है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। इकलौता खुद के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पास ही है, ठीक है। और बाकी की यूनियन टेरिटरी का क्या, तो भाई बाकी की यूनियन टेरिटरी जो है उनका अपना ऐसा हाई कोर्ट है जो आसपास की टेरिटरी को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं हम, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके अंदर चंडीगढ़ आ जाता है। जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की तो वो केरला हाई कोर्ट के अंदर आया। देखो पास पास की टेरिटरीज़ के लिए लिया है, खाली ये एक एक्सेप्शन है, सीधा वेस्ट बंगाल ले लिया, कलकत्ता हाई कोर्ट है अंडमान एंड निकोबार के लिए, ठीक है। जब हम पुडुचेरी की बात करते हैं तो मद्रास यानी कि तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंडर आ जाता है। दीव एंड दमन दादरा नगर हवेली की बात करते हैं हम लोग तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आ जाता है। तो ये सारे हाई कोर्ट्स क्या हैं, जनरली आसपास के जो एडजॉइंग स्टेट हैं उन्हीं के हाई कोर्ट जो हैं उनका जुरिडिक्शन हमें देखने को मिलता है आसपास की यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, ठीक है। जबकि याद रखना जम्मू एंड कश्मीर जो हैं उसका एक कॉमन हाई कोर्ट है, किसके लिए, लद्दाख के लिए भी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। बट दिल्ली इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है और सिर्फ दिल्ली के लिए ही है। वो जम्मू कश्मीर के पास तो है पर वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो कोई ऐसे सेपरेट प्रोविज़न नहीं बनाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्वायर्ड टेरिटरीज़, बट जो यूनियन टेरिटरी के ऊपर प्रोविज़न है वही एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी टेरिटरी को आसपास की एक्वायर करती है तो उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो यूनियन टेरिटरी में जैसे होता है वैसे ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कोई सेपरेट प्रोविज़न नहीं देता है भाई एक्वायर्ड टेरिटरी के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न है, नहीं, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दिल्ली की कि भाई दिल्ली का केस कैसा, थोड़ा यूनिक केस है दिल्ली का, कैसा यूनिक केस है तो बात करते हैं। देखिए एक अमेंडमेंट किया जाता है 1991 के अंदर, दैट इज़ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, जो कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है और उसका नाम चेंज करके यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि यूटीडी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर देता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से एक और नाम उसका रखा जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, ये नाम रखा जाता है इन द ईयर ऑफ 1991 बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर बनाया जाता है भाई एलजी होंगे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, साथ साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और उनको हेड करने वाले चीफ मिनिस्टर भी होंगे। ये सब चीज़ें इसी के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी टोटल स्ट्रेंथ होगी 70, जिसके 10% यानी कि ओनली 7 जो होंगे वो क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होंगे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। याद रखना 10% में चीफ मिनिस्टर इंक्लूड हो जाते हैं। इलेक्शन इनके कौन कंडक्ट कराएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जितने भी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है उन पर लेजिस्लेट कर सकती है, बट 3 सब्जेक्ट पे नहीं कर सकती है जो हमने पहले ही बात की थी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड के ऊपर नहीं कर सकती। तो फिर कौन लेजिस्लेट करेगा, कौन लॉ बनाएगा, इन पे बनाएगी पार्लियामेंट, ना कि असेंबली, ठीक है। इसके बाद ये जो 7 मेंबर्स हैं, 70 टोटल मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसके अंदर 7 यानी कि 10% जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होंगे और इसके अंदर चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होते हैं। अब इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो इनको याद रखना लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। और अदर मिनिस्टर हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और चीफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। चीफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को इनको मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाओ, मेरी टीम बनाओ इनके थ्रू, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होंगे, वो तो हमारा सीधा सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, एड और एडवाइस देंगे किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी को।
तो एलजी को उसके अकॉर्डिंग काम करना है, प्लस उनका कुछ अपना डिस्क्रिशन पावर भी है, वो डिस्क्रिशन पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में याद रखना प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ये जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया उस यूनियन टेरिटरी में। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर सकते हैं, और आर्टिकल 356 दैट इज़ द प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी भी इम्पोज की जा सकती है। इसके अलावा ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इन केस ऑफ दिल्ली, उनके पास क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी देखने को मिलती है। जब ये असेंबली रिसेस के अंडर हो, तब कोई भी एक पर्टिकुलर रिसेस के अंडर हो, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। बट अगेन वो ऑर्डिनेंस जो है विदिन 6 मंथ ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली पास होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। जो नॉर्मल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उस तरीके की जो गवर्नर की देखने को मिलती है स्टेट के अंदर, वही एलजी की भी देखने को मिलती है। ठीक है, बट याद रखना एलजी कैन नॉट प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व और सस्पेंडेड। खाली रिसेस होगी तब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो एलजी की है, बट जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए या सस्पेंड हो जाए तब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं रहती है एलजी की इन केस ऑफ दिल्ली। याद रखना इंपॉर्टेंट है। फर्दर नो सच ऑर्डिनेंस कैन बी प्रमलगेटेड और विड्रोवल विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एलजी की जो है वो प्रेसिडेंट से पहले सहमति लो, तभी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एलजी की एप्लीकेबल होती है। और वो एलजी को ये ध्यान रखना है भाई रिसेस होगी यानी कि थोड़ा टाइम गैप होगा, सिटिंग नहीं हो रही है, तभी ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड है या डिसॉल्व है तब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं चलने वाली है। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी एडवाइजरी कमिटीज़ भी हैं इन यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनके लिए कुछ ऐसी एडवाइजरी कमिटीज़ भी बनाई जाती है। ये एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एडवाइस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये एडवाइजरी कमिटीज़ जो हैं वो किसके अंडर आती है, तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या है, नोडल मिनिस्ट्री है ये यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये कहाँ पर लिखा है, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है एक 1961 का, वो बोलता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री क्या होगी, एक नोडल मिनिस्ट्री होगी जो यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेचर, फाइनेंस एंड द बजट, सर्विस, अपॉइंटमेंट ऑफ द एलजी और एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कंट्रोल करेगी। कौन, होम मिनिस्ट्री। ये रूल बात करते हैं 1961 के। जितनी भी 5 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो, बाकी की जो 5 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे क्या होगा, कुछ फोरम्स होंगे, जैसे कि एक होगा फोरम ऑफ द होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी जिसको HMAC भी बोला जाएगा, कि फोरम ऑफ द होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटीज़ भी होती है। साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमिटीज़ भी होती है। इन कमिटीज़ के अंदर जो फोरम ऑफ द होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी है इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी, और जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, तो वही होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, एंड इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं फ्रॉम द लोकल बॉडी यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल है जो हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, इस यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर लोग जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरी है उसके मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवाइजरी कमिटीज़ है जो इनके यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है। ठीक है, उसके बाद हमको दिया हुआ है जो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई सर्टेन आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के 239 जो कि एडमिशन ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की 239A है, लोकल लेजिस्लेचर काउंसिल्स की बात करता है, क्रिएशन 239AA, दिल्ली के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है 239AB, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के बारे में बात कर 239B, एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है 240, प्रेसिडेंट की पावर सर्टेन यूनियन टेरिटरी के ऊपर लेजिस्लेट करने की 241, हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी क्या होगी 242, कुर्ग, जिस कुर्ग रीजन है कर्नाटका वाला रीजन है, इस आर्टिकल्स को रिपील कर दिया गया यानी कि एज ऑफ नाउ दिस आर्टिकल डू नॉट वर्क एनफोर्स। ठीक है, पर प्रेजेंट तो है पर एनफोर्स नहीं किया गया। तो ये सर्टेन आर्टिकल्स है जो क्या बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर ही चुके हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे एलजी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और कहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं, किन किन के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये भी हम बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं। कौन कौन सी ऐसे स्टेट है जिसके अंडर यूनियन टेरिटरी आ जाती है इन केस ऑफ अ हाई कोर्ट, और स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस हैं वो तो हमें एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। देखिए, यूनियन टेरिटरी यानी सारी चीज़ें यूनियन के हाथ में हैं, स्टेट का मतलब सारी चीज़ें स्टेट के हाथ में है, ज़्यादातर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की पावर।
बस ये चीज़ें जनरली हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, तो ये है टोटल मिला के 8 यूनियन टेरिटरी और हमारा चैप्टर यूनियन टेरिटरी इन टोटल। आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। और इससे पहले के चैप्टर्स में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप रिफ़र कर सकते हैं इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।